हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ वीडियो फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज वीडियो नंबर 33। मतलब इससे पहले 32 लेक्चर्स हो गए। जाइए और उनको देखिए और आनंद उठाएं करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। उनको लगता है कि यार करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें, इतना सारा करंट अफेयर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके सबके करंट अफेयर्स हमको पढ़ने होते हैं। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स है। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को कम से कम करंट अफेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने चाहिए। इसीलिए सीरीज है जिसके अंदर 33 लेक्चर्स, 33rd लेक्चर आज हम इसके अंदर कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर सीरीज के अंदर पूरा कंप्लीट कवरेज करा जाएगा और बहुत ही लूसिड मैनर के अंदर खेलते खेलते हम किस तरह से करंट अफेयर्स पूरे पढ़ लेंगे ये आपको इसके अंदर पता लगेगा। बट आपको डेली का करंट अफेयर देखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ये सोचें कि भाई अप्रैल के महीने के अंदर करंट अफेयर्स देख लेंगे, तो वो तो आपको ही पता है वो सही नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हमने एक बहुत अच्छे इनोवेशंस करे हैं, ठीक है, हमारे अधिष्ठान इस चैनल पर, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मॉड्यूलर कोर्सेज। जिसके अंदर हमने कोर्सेज ऐसे डिजाइन करे जो स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है, जिसके अंदर स्टूडेंट को जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड करा जा रहा है, जिससे कि क्वालिटी का पढ़ाए और स्टूडेंट्स उससे सिलेक्शन हो, राइट। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स कोर्स का एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमने इकोनॉमिक्स कोर्स अभी स्टार्ट किया था और आप देखिए जैसे आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो आपको इस तरह से ये एक शीट खुल जाती है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल ही रहा है, आज सुबह ये क्लास हुई है, वीडियो लेक्चर नंबर 38 तक हमने यहाँ पर पढ़ा दिए, राइट। इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिल रहे हैं, 60+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया जा रहा है। जैसे बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया तो 7 क्लासेस के अंदर बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया गया है, ठीक है। टैक्सेशन देखें तो 4-5 क्लासेस के अंदर टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाया गया है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट और इसके अलावा भी कंप्लीट कवरेज इसके अंदर करा जा रहा है, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, पीडीएफ लेक्चर्स की मैं अपलोड कर देता हूं जैसे क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो इसकी खास बात है उसके अंदर डेली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा उसी दिन आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब देखिए डे 38 तक हमने 37 तक हमने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप अपनी तरह से करें। अगर मान लीजिए एक लेक्चर के अंदर, ठीक है, 7-8 क्वेश्चंस भी होते हैं, आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपने इसके अंदर कर लिए, राइट। इसके अलावा हमारा पेट अभी तक नहीं भरता है, इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखेंगे तो 2 टेस्ट अभी हो चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज जो होंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे 10-12 टेस्ट हम इसके अंदर लेंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज हो जाए सिलेबस का टेस्ट सीरीज के थ्रू। और इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो भी हम इसको आपको ऐसे सॉल्यूशन देकर नहीं रख देते, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो आप देखेंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इसके अंदर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा इस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको ये क्लियर होगा कि आपकी क्या क्या गलतियां थी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो पर्सनल अटेंशन क्या होता है इस कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन करें जरूर से जरूर और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनरिच करें, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको कोर्सेज जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत ही लो प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी के कोर्सेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। तो इसका फायदा उठाएं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट सबको एक बहुत नाइटमेयर सा लगता है, पर है बड़ा इजी सा सब्जेक्ट, बड़ा आसान सब्जेक्ट है और बड़े मजेदार सब्जेक्ट है। इसको मजे से पढ़ोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस क्यों नहीं उसके अंदर है, बिकॉज 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जो है ना वो ऐड कर दी गई है सिस्टम में। पहले कितनी थी, पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब 5 और ऐड कर दी गई है, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस यहाँ पर टोटल हो गई हैं। इन टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज अब आपको याद रखनी है, राइट। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या हुआ है। Union Cabinet has approved the recognition of 5 more languages as classical, expanding the nation's list of culturally significant tongues। और यहाँ पे 5 नई लैंग्वेज जो है वो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। सर ऐसे कैसे याद कर लेंगे इन सारी लैंग्वेजेस को, 5 लैंग्वेजेस को कैसे हम याद करेंगे। तो चलिए एक ट्रिक बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया। एक सैम नाम का लड़का था, ठीक है सर, सैम नाम का लड़का। इससे तो हमको पता है सर आप क्या बोलोगे, आसामीज। कई बार आप सैम को यूज कर सको। सैम नाम का लड़का है तो उसकी एक लड़की भी थी, है ना, गर्ल, ठीक है सर, इसकी लड़की भी है। अब ये दोनों है ना आपस के अंदर बहुत ही कोड वर्ड्स में बात करते थे, नहीं तो मम्मी पापा सुन लेंगे, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर ये बात करते थे, ठीक है। तो सैम है, उसकी लड़की है, क्लासिकल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। और इसके 2 दोस्त भी हैं, सैम के 2 दोस्त भी हैं, ठीक है। सैम के 2 दोस्त हैं, एक तो प्रा, दोस्त मतलब प्रा, पंजाबी के अंदर प्रा बड़े भाई को या फिर दोस्त को बोलते हैं, ठीक है। और पाल, पाल का मतलब होता है दोस्त, ठीक है।
तो दो दोस्त मतलब प्रा और पाल है, राइट। और ये गर्ल है ना, ये बड़ी सेंटी है किसके लिए, सैम के लिए, और सैम के ऊपर ये मरती थी, ठीक है, मरती थी सैम के ऊपर। तो गर्ल से याद कर लोगे आप बंगाल, बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे प्रा से याद करोगे प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज पुरानी लैंग्वेज है बहुत, ठीक है। पाल से याद करोगे आप पाली लैंग्वेज, और सैम हमारा भाई जो है वो आसामीज, इसके अंदर इस तरह से याद कर लोगे। तो अब देखो सैम नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसकी एक गर्ल है, गर्ल क्या कर रही है, उससे बात करती है, और बात करती है क्लासिकल लैंग्वेज में बात करती है, टॉपिक से रिलेट हो गया। फिर उसके दो दोस्त है, दोस्त मतलब प्रा और पाल, ठीक है, हो गया खत्म। लड़की जो है लड़के पे मरती थी, बंगाली बंगाल जो है यहाँ पर है ना, बंगाल के अंदर गर्ल याद कर लोगे, और ये सैम के ऊपर मरती थी, मरने से मतलब मराठी, ठीक है, मराठी लैंग्वेज। तो आप देखेंगे इनकी बहुत लॉन्ग डिमांड थी, पहले से बहुत पहले से डिमांड थी, महाराष्ट्र वाले डिमांड करते थे भाई मराठी को जो है क्लासिकल लैंग्वेज में डालो, ठीक है। पाली प्राकृत लैंग्वेज तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बुद्धा के टाइम की लैंग्वेज, ठीक है, अगर आप देखेंगे, राइट। जैनिज्म, जैन जो थे महावीर के टाइम की लैंग्वेज, असमीज एंड बंगाली, ये सब कुछ, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगरी के अंदर डाल दी गई। अच्छा सर, सर पहले कितनी थी, अभी तो बताया पहले 6 थी, अब फिर 5 और डाली गई, और दैट इज 11 लैंग्वेजेस अब हो गई है, ठीक है। सर पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी, आप यहाँ पर देखोगे, पहले लैंग्वेज थी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, और इसके साथ साथ अब हम समझ रहे हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, सैम, बंगाल, ठीक है, उसके दो दोस्त प्रा पाल, ठीक है, और ये गर्ल उसके ऊपर मरती थी तो मराठी, ठीक है, पाली, प्रकृत, कितना इजी है ना याद करना, देखो बच्चों ऐसे घबराते हो तो, बंगाल, बंगाली लैंग्वेज और असमीज, ठीक है। तो हमको जहां रटना होगा, जहां हम रटेंगे, जहां हमको ट्रिक्स लगानी होगी वहां ट्रिक्स लगाएंगे, और जहां हमको एक तरह से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सर ये क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज द क्लासिकल लैंग्वेज, इसके बारे में तो बताओ। ठीक है चलो, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जाना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पूछना पड़ेगा भाई क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताओ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐसे बोलती है क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हाईली एंटीक लैंग्वेज है, ठीक है, जो हाईली एंटीक लैंग्वेज है, और जिसका हमको मिलता है अर्ली टेक्स्ट के अंदर, बहुत पुराने पुराने जो टेक्स्ट होते हैं, है ना, जो पुरानी हिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर बहुत उसका, उसके कुछ ग्रंथ मिलते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट ये हाई एंटिक्यूटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर्स। अब वो यहाँ पर इस तरह से उसके टेक्स्ट मिलते हैं हमें, तो वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर डालते हैं। अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स, बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं उसको बोलते हुए आ रहे हैं, राइट, और बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, और है ना, ऐसे ओरिजिनल होनी चाहिए लैंग्वेज, ऐसे नहीं भाई साहब कॉपी पेस्ट कर दी, इधर का उठाया उधर पेस्ट कर दिया, ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अदर स्पीच कम्युनिटी, ठीक है, जो उसके टेक्स्ट होते हैं, जो उसके ग्रंथ हैं, वो क्या है, वो एक तरह से ओरिजिनल होने चाहिए। द क्लासिकल लैंग्वेज इन द लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, देयर में आल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म ऑफ और ऑफ इट्स ऑफशूट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये ओरिजिनल लैंग्वेज है, इसके हो सकता है दूसरी दूसरी कोई ऑफशूट्स और निकली हुई हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, उसके अंदर डिस्टिंक्शंस होंगी। और मॉडर्न लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन्हीं लैंग्वेजों से कहीं से निकल कर आती है, तो वो क्या हो, एक तरह से वो इसकी मॉडर्न लैंग्वेज से ये थोड़ी डिस्टिंक्ट हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये किसी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज कर दें सर, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, क्या मजा आ जाएगा इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा, ये देखो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। Languages designated as classical receive various governmental benefits aimed at promoting their studies and preservation। आराम से गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, इनकी रक्षा करेगी, गवर्नमेंट इनकी इनके लिए एक तरह से गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स देंगी। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स यहाँ पर मिलते हैं, आर यूजुअली आर गिवन एनुअली टू द स्कॉलर्स हु हैव मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च, टीचिंग और प्रमोशन। तो ये लोग जो है क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर इन अवार्ड्स के लिए क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। दिस आर द प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड महर्षि बद्रायन सम्मान अवार्ड, ये सब इसके अंदर मिलते हैं। फिर यूजीसी सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेशनल एक तरह से इनका ऑफिस होता है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू फोकस ऑन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। तो इस तरह से इन लैंग्वेजेस को बहुत फायदा इसके अंदर पहुंचता है अगर क्लासिकल के कैटेगरी के अंदर ये डाल दी जाती है तो, राइट। चलिए दूसरा जो है थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है अपना, दैट इज व्हाट, दैट इज म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोला गया है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक तरह से रेगुलेटरी
फ्रेमवर्क बनाया गया है म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, ठीक है। बट बिफोर दैट, अकॉर्डिंग टू सेबी, अब देखो आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे साहब ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया, देखो फिर थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एन एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन बिकम ए सेल्फ स्पॉन्सर्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। द एएमसी शुड हैव बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 5 years, should have a positive net worth in all the immediate preceding 5 years and net profit of 10 crore in each immediate preceding 5 years। सर एक बात बताओ, एएमसी क्या है? सेल्फ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या होता है, ये क्या चीज है सर? देखो भाई, इसको समझने के लिए मैंने पहले ही बोला आपको थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये है कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर आप कुछ पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स कुछ पैसे डाल रहे हैं, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। और इस पैसे को ये जो बंदा है जिसका ये डब्बा है उसको बोल रहे हैं हम फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या कर रहा है? इस पैसे को मैनेज करता है। कुछ पैसा इस पैसे, मान लो 100 रुपए, तो कुछ पैसा इक्विटी में लगा दिया, 20 रुपीज इक्विटी खरीद ली, ठीक है, किसी कंपनी की, 20 रुपीज की किसी दूसरी कंपनी की इक्विटी खरीद ली, ठीक है। फिर 30 रुपीज को मान लो कोई स्कीम चल रही थी, ठीक है, फिक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, है ना, 20 रुपीज के मान लो कुछ और खरीद लिया, ठीक है, कैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लिए, या फिर आपने इसके अंदर कुछ कमोडिटी खरीद ली। इस तरह से इसने इसके पैसे जो 100 रुपए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करे, डाले इसके अंदर, उस पैसे को इस तरह से इसके अंदर लगा दिया, राइट। खुद इसके प्रमोटर्स भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो एक तरह से फंड स्पॉन्सर होता है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कि इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टर्स हो गए, फंड स्पॉन्सर हो गए, और एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला बंदा हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, राइट। ये सब चीजें हो गई इसके अंदर। अब ये पैसा अलग अलग जगह पर यहाँ पर लगा दिया, इससे क्या होगा, एक के शेयर गिरे, मान लो बी के बढ़ गए, तो रिस्क का एक तरह से क्या हो जाएगा, रिस्क का शेयरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। एक एक ही बास्केट में सारे अंडे ना रख के अलग अलग बास्केट में अंडे रखें, क्योंकि अगर बास्केट नीचे गिरी तो एक ही बास्केट के अंडे फूटेंगे, सारे अंडे एक साथ नहीं फूटेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने सुना होगा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, ठीक है, वन बास्केट के अंदर आपको नहीं रखने चाहिए। वही फॉर्मूला यहाँ पर है कि आपने अपना पैसा दे दिया 100 रुपए, अब उसके साथ क्या हो रहा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर इन्वेस्ट करा जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड्स, है ना। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेरे को पूरा एक दिन चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को पढ़ाने पर, मैंने तुमको बहुत ही आसान भाषा के अंदर बताया। जो अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्लास बताई थी ना, उसमें म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा एक दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है, राइट। चलो भाई, अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर ना 3 टीयर्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर भी टीयर्स होते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी 3 टीयर्स होते हैं। गवर्नमेंट में भी 3 टीयर्स होते हैं सर, बाय द वे। हाँ, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा होता है लोकल बॉडीज, ठीक है। इसी तरह से हम देखें म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी 3 टीयर्स होते हैं, ठीक है। तो टीयर नंबर 1 वो होता है फंड स्पॉन्सर। फंड स्पॉन्सर वो पर्सन होता है और वो कंपनी होती है जो कि क्या कर रही है, जो कि स्टार्ट कर रही है म्यूचुअल फंड को, है ना। म्यूचुअल फंड को ये कुछ स्पॉन्सर करती है, इसके अंदर कुछ पैसा इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल फेज के अंदर इसमें डाला जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फंड स्पॉन्सर। इसको अपन फंड स्पॉन्सर कहते हैं। दूसरे जो होते हैं जो इसको प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज थर्ड जो कैटेगरी होती है, सेकंड कैटेगरी में बताएंगे। थर्ड कैटेगरी जो होती है दैट इज नोन एज एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या कर रही है, इस पूरे फंड को देख रही है, राइट, मैनेज कर रही है इसको, पूरे फंड को, ठीक है, पूरे फंड को किस तरह से चलाना है, क्या करना है, ये सब चीजें एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर कर रही है, राइट। अभी देखो फंड स्पॉन्सर सेट मैनेजमेंट, और दूसरा जो होता है जो मिड मिड में होता है, टीयर्स, ठीक है, टीयर्स इस तरह से होते हैं ना, पहला टीयर, सेकंड टीयर, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर और थर्ड टीयर, ठीक है। जो पहला टीयर है दैट इज फंड स्पॉन्सर, ठीक है, ये मैं अभी पढ़ के बता दूंगा आपको। तीसरा जो है दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और बीच वाला होता है ट्रस्टी। ये ट्रस्टी ट्रस्टी क्या है सर, ये ट्रस्टी ट्रस्टी ये अभी बताएंगे, पहले हम फंड स्पॉन्सर आपको पढ़ाते हैं, राइट। फंड स्पॉन्सर द 3 tier म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर इन इंडिया, द फंड स्पॉन्सर ऑक्यूपाई द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर फंड स्पॉन्सर की, ठीक है। द स्पॉन्सर कैन बी एन इंडिविजुअल और एंटिटी विद द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश ए म्यूचुअल फंड, जिसने म्यूचुअल फंड स्टार्ट करा है, ठीक है, ये प्रमोटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको ये है कि जिसने पहले पैसा पहली बार डाला है, ठीक है, इसने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करा है। अब म्यूचुअल फंड ये अकेला स्टार्ट नहीं कर सकता, इसके लिए और भी बंदे चाहिए होंगे,
ठीक है। तो एक बंदा एएमसी आपने रख लिया। एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? इसको मैनेज करेगी, पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगी, ठीक है। देखो एएमसी जो होती है ये सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि जो मल्टीपल इन्वेस्टर के पैसे को एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कहीं पर भी ये इस तरह से इन्वेस्ट करेगी, राइट। और ये एक तरह से कंपनीज होती है। ये जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना अच्छा तुम्हारा म्यूचुअल फंड चलेगा कि यार मेरा म्यूचुअल फंड खरीद लो, मेरी एएमसी जो है वो XYZ कंपनी है, तो वो XYZ कंपनी का एक रुतबा है साहब, ठीक है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त ऐसे देखते हैं कौन सी एएमसी का ये फंड है, राइट। तो एएमसी और फंड मैनेजमेंट फॉर्म सर्व्स एज एन ऑपरेशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, मैनेजर्स ऑफ द ट्रस्ट, बट इट मस्ट अंडरगो रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एएमसी जो होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेबी के अंदर इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इनका काम यही है, इनको वेरियस रिस्पांसिबिलिटीज सच एज इंट्रोड्यूसिंग, इनिशिएटिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स, दे कोलैबोरेट विद द फाउंडर्स एंड द ट्रस्टीज टू ओवरसी द प्रोग्रेस ऑफ दिस स्कीम। एडिशनली ये मैनेज करते हैं पूरा का पूरा फंड को, पूरा मैनेज यही करते हैं, एएमसीसी करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। अब तीसरा जो बीच वाला जो सिस्टम है दैट इज ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। देखो हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल रहे हैं, है ना, भगवान भरोसे अपना पैसा डाल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स इस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर लगा रहा है, ठीक है। जैसे स्टॉक खरीद लिया, इक्विटी खरीद ली, राइट, रियल एस्टेट के अंदर खर्चा कर दिया, कुछ गोल्ड गोल्ड खरीद लिया, कुछ सोवरेन बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिए। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके हमारे पैसे को ये खर्च कर दे रहा है, राइट, और इससे फिर ये कमा रहा है, और इसकी कमाई से हमारी भी कमाई हो रही है, ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में कि म्यूचुअल फंड जो है, राइट, और एएमसीज जो है, वो म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर और एएमसी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको देखने के लिए कोई ऐसा बाहर का बंदा होना चाहिए, और दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रस्टी। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक तरह से म्यूचुअल फंड जब बनाया जाता है तो ये एक ट्रस्ट की तरह बनाया जाता है ना, ये एक तरह से ट्रस्ट की तरह इनकॉर्पोरेट करा जाता है। तो यहाँ पर देखो सेकंड लेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। द ट्रस्टीज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टर्स ऑफ द फंड्स आर टिपिकली अपॉइंटेड बाय द फंड स्पॉन्सर। तो फंड स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट दे प्ले क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट, मॉनिटरिंग द फंड्स ग्रोथ, ठीक है। और एक तरह से ट्रस्टी जो होता है वो एस्टेब्लिश्ड बाय द फंड स्पॉन्सर से एस्टेब्लिश होता है। तो एक म्यूचुअल फंड जो होगा ना वो एक तरह से ट्रस्ट की तरह, यहाँ पर क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर ट्रस्ट की तरह इसको करती है, जिसके कुछ ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टी एक तरह से उसको प्रोटेक्टर होता है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड में कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की 3 टीयर्स है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 के अंदर आप अगर आप देखेंगे तो दैट इज व्हाट, टीयर 1 के अंदर आ रहा है अपना फंड स्पॉन्सर्स, ठीक है। टीयर 2 के अंदर आ रहा है अगर आप देखेंगे तो ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, और टीयर 3 के अंदर आ रहा है एएमसीज। अब जाकर तुम्हें चीज समझ में आएगी, राइट। अब आकर अपन को करंट अफेयर्स के अंदर समझ में आएगा। तो देखो एएमसीज क्या होते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू सेबी एक एएमसी जो है ना वो सेल्फ स्पॉन्सर, वो एएमसी भी बन सकता है, और वो मान लो एएमसी भी एक फंड को स्पॉन्सर कर सकता है, सेल्फ स्पॉन्सर हो सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। द एएमसी शुड हैव कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द फाइनेंशियल सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। कम से कम 5 साल के लिए उसको फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव ए पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के अंदर एक तरह से उसकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़ इन ईच इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, ये होना चाहिए। तभी जाकर वो जो पर्सन होगा, वो जो एएमसी होगा, वो एक तरह से क्या बनेगा, एक तरह से स्पॉन्सर बनेगा, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट दीजिए। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या होता है एएमसी, क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने इसके अंदर समझ ली, राइट। तो अब यहाँ पर क्यों करंट अफेयर्स के अंदर जो न्यूज है वो अब आपको क्लियर हो गई कि सेबी ने कहा है कि भाई एएमसी तू फंड स्पॉन्सर भी हो सकता है, पर ये सब कंडीशंस को तू फुलफिल कर देना। तो ये यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या ट्रस्टीज होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। म्यूचुअल फंड का एक तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है ये भी पूछा जाता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, 1% भी अभी म्यूचुअल फंड का आपको नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स को समझाने के लिए क्लास ली जा रही है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक हो। वर्ल्ड बैंक जो है ना,
उसने ऐसे बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज, अप्रोक्सीमेटली 100 कंट्रीज जो है ना मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंस गई है। ओ माय गॉड। और उसके अंदर से सर हम बताएं, भारत भी एक नाम होगा, तभी हम पढ़ रहे हैं। यस, इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द नेम इन दिस 100 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, more than 100 countries including China, India, Brazil, South Africa face serious obstacles that could hinder their effort to become high income countries in the next few decades। next few decade के अंदर वो high income country नहीं होंगी। मिडिल इनकम कंट्री तो बन गई है, काफी अच्छी उन्होंने ग्रोथ करी है, मान लो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ करी है और मिडिल इनकम कंट्री बन गई है, पर मिडिल इनकम कंट्री के बाद फिर वो हाई इनकम कंट्री नहीं बन पा रही है, यहीं पे रुक गई है। मतलब एक स्टेटस इनके पास आ गया है, पर इस स्टेटस के बाद ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाई इनकम कंट्री बनने में इनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें से चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका भी है, राइट। तो देखो, इट रेफर्स टू द कंट्री दैट हैव एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ एंड दस क्विकली रीच्ड मिडिल इनकम स्टेटस। जल्दी से मिडिल इनकम स्टेटस तो पहुंच गई है। सर मिडिल इनकम स्टेटस का मतलब जिसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है पर कैपिटा वो $1000 से लेकर $1000 एंड $12,000 हो, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मिडिल इनकम कंट्री। उनको मिडिल इनकम स्टेटस दिया जाता है, राइट। बट देन फेल टू ओवरकम दैट इनकम रेंज, पर इस इनकम रेंज को नहीं वो क्या कर पा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये $12,000 की इनकम रेंज जो है उसको नहीं क्रॉस कर पा रहे पर कैपिटा, राइट। तो दैट इज नोन एज मिडिल इनकम ट्रैप, कि मिडिल इनकम के ट्रैप में फंस के रह गए भैया जी, मिडिल इनकम के अंदर ही फंस के रह गए, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, राइट। इट इज रिलेटिवली न्यू फिनोमिना, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, 2007 के अंदर। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद ए रिलेटिवली सस्टेन्ड ग्रोथ स्लो डाउन विद बोथ डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, जैसे इनकम लॉसेस एज वेल एज इनडायरेक्ट इफेक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुछ कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके कारण ये क्या है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ये कंट्रीज मिडिल इनकम के अंदर ही ट्रैप करके रह जा रही हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे वाले टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक सिलेक्शन बैच लॉन्च करा है बच्चों, इसका नाम है द सिलेक्शन बैच। द सिलेक्शन बैच इसलिए है क्योंकि दिस इज अ वेरी यूनिक बैच। अगर आपको ऐसा है कि बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं पर कभी सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे, ठीक है, टेस्ट सीरीज सारी ज्वाइन कर ली है पर फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही, सक्सेस कोसों कोसों दूर है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से सक्सेस मिलती भी नहीं है, वो तो तुक्का कभी लग जाए तो ठीक है। टेस्ट सीरीज आप देते हैं और दे दें 30 टेस्ट दे दें, उसके बाद अगर आप इनको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अगर तो उससे क्या है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। पर आज के इंस्टीट्यूट्स के पास, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के पास सिर्फ टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, जो बच्चे बार बार में प्रीलिम्स दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं। हम आपके लिए एक यूनिक बैच लाएं, ठीक है, दैट इज नोन एज द सिलेक्शन बैच। इसके अंदर हम आपको डेली 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग कराएंगे क्लास के अंदर। इसके अलावा आपके पास लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, जिससे कि सारे मॉड्यूलर कोर्स जिनके बारे में मैंने आपको बात करी थी वो सारे कोर्सेज हम आपको देंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको एमसीक्यू के थ्रू हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। स्पेशल क्लासेस फॉर सी सेट, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सी सेट विल बी देयर। सी सेट पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डायमेंशन के अंदर कि सी सेट इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन सी सेट के अंदर, सी सेट की वजह से नहीं रुकेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स, ये सब चीजें हम इसके अंदर करेंगे, पूरा का पूरा आपको कवरेज करेंगे। कम से कम 9000 प्लस क्वेश्चंस हम इसके अंदर आपको सॉल्व कराएंगे। क्या बात कर रहे हो आप, यस, 9000 प्लस क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, वो भी यूपीएससी के लेवल के, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सर इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरी टेंशन है। मैं आपको 5 महीने के अंदर क्वेश्चंस ये सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी होगी और पूरा का पूरा 5 महीने आपको मेरे को देने पड़ेंगे, पर दैट इज इंपॉर्टेंट। 5 मंथ्स आपको मेरे को देने पड़ेंगे, 5 मंथ्स के कम से कम 5 से 6 घंटे आपको मेरे को देने पड़ेंगे, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और 5 से 6 घंटे में, और अगर आप इतना पढ़ लेंगे, आप खुद भी लॉजिकली सोचो कि अगर आप इतना कुछ कर लोगे, अभी बुक उठाने की इच्छा नहीं होती तो बुक उठानी भी नहीं है, हम तो एमसीक्यूज की तरह सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज करवाएंगे आपको क्लास के अंदर और डेली के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे मजे से, ठीक है, और उससे आपको पूरा कोर्स वापस से आपका रिवाइज हो जाएगा, वापस से आप पढ़ लेंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनको पहले लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी होगी। तो यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, जैसे सी सेट की तो पूरी लाइव क्लासेस ही होंगी, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर हम अपने मॉड्यूलर कोर्सेज आपको देंगे जो हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ओजोन पॉल्यूशन।
ओजोन पॉल्यूशन भी करता है सर। हमने तो सुना था ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर रहता है और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर रहकर हमें प्रोटेक्ट करता है, पर क्या ओजोन पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है? यस। ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नहीं रहता है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे जनरेट हो जाता है। कैसे सर जनरेट कैसे हो जाता है? बनता है भाई, ये एक्चुअल में नेचुरली नहीं होता। जो ग्राउंड लेवल पे जनरेट हो जाता है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा हमें हमारा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और सीएससी की एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है डेंजरसली इंक्रीज हो रहा है ओजोन पॉल्यूशन के अंदर। ओजोन पॉल्यूशन मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन। तो दो तरह का ओजोन होता है, एक तो भैया अच्छा ओजोन जिसको बोलते हैं हम गुड ओजोन, ओजोन यू आर सो गुड, ठीक है। एक होता है बैड ओजोन, ठीक है, कि कितना खराब ओजोन है। बैड ओजोन हमको कहाँ मिलता है? हमें बैड ओजोन जो मिलेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है। गुड ओजोन हमको कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, राइट। तो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन मिलता है वो बैड होता है, वो पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है, वो एक तरह से पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है वो गुड होता है, वो तो हमको सन रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर आपने सुना होगा। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो बैड, इस गंदे वाले के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज ओजोन, जो कि ग्राउंड लेवल पे मिलता है, और मिलता नहीं है, जो बनता है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ओजोन का ये है कि भैया जो गुड ओजोन होता है ना, जो उसका भाई है गुड ओजोन, ठीक है, वो तो क्या है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मिलता है, ये नेचुरली मिलता है। पर ये जो बैड ओजोन है, जिसको गुंडे उठा के ले गए थे मेले के अंदर, बैड ओजोन, और जो बैड बन गया था, ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसको बॉयड ओजोन बोलते हैं, ग्राउंड लेवल का ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक स्टडी करी गई है दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट की, हैज रिवील्ड ए डिस्टर्बिंग ट्रेंड। क्या ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो बढ़ता जा रहा है भाई, ये है, ठीक है। और इन सारे स्टेट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल जो है ओजोन बढ़ता जा रहा है, राइट। चलो, ओजोन, ओजोन भाई दो तरह का होता है, एक तो गुड ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, और एक बैड ओजोन जो कि क्या मिलता है? ग्राउंड लेवल के ऊपर मिलता है, ठीक है। हाईली टॉक्सिक इफेक्ट होता है बैड ओजोन की। व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन, इनसे ग्राउंड लेवल ओजोन मिलता है। सर कैसे मिलता है ये, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, NO2 नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है भाई। इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ओके सर, सनलाइट पड़ी और ये कन्वर्ट हो गया NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, ओके सर। अब क्या होगा, ऐसा एक और NO होगा, ठीक है है ना, एन, और वो उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी NO और ऑक्सीजन। अब भारत देश के अंदर क्या है, ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन इससे मिलकर, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल है, ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकता, ऑक्सीजन इससे मिलकर क्या बन जाएगी, ओजोन बना लेगी। ओके सर, यहां से ओजोन आपको मिलता है, ठीक है। तो ओजोन जब भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है ना, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है बच्चों, तो इस केस के अंदर फ्री रेडिकल जो होता है वो किसी के साथ मिलने की कोशिश करता है, तो उसको अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो मिलकर इसके अंदर ओजोन बना लेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल इज वेरी वेरी अनस्टेबल, उसको चाहिए कुछ, ठीक है। तो NO2 जब सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, NO प्लस O बना लेता है, राइट। और ये जो O होता है, राइट, O फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बना लेता है, राइट। तो यहाँ पे देखो इस चीज को फोटोलाइसिस बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं हम? फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, NO2 सनलाइट से बढ़कर NO प्लस O फ्री रेडिकल इसके अंदर बना लेगा। फ्री ऑक्सीजन एटम can then react with the molecular oxygen in the atmosphere to form the ozone, यहां से ओजोन अपन को मिल गया, ठीक है भाई। इतना समझ में आ रहा है मस्ती से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और बंदा आ जाता है बीच के अंदर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन बेस्ड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं एक तरह से, कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं जो कि क्या है, जल्दी से इवेपोरेट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ये 19 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट करके निकल लेगा, ठीक है। और निकल लेगा और फिर घूमेगा, कहाँ घूमेगा सर, ये घूमेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, जैसे हमने देखा कि ये वाली जो रिएक्शन चल रही थी, NO2 प्लस सनलाइट गिव्स NO और O फ्री रेडिकल, तो ये NO अभी बचा हुआ है ना, इस NO को हो सकता है, इस NO को क्या ले जाएगा, इस NO को उठाकर SCHO ले जाएगा, ठीक है। फोटो जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो ले जाएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इससे फिर वापस NO2 बना देगा। ओ माय गॉड सर, और NO2 बना देगा, फिर ये NO2 ऑक्सीजन से वो उससे सनलाइट से रिएक्ट करेगा,
फिर ये निकाल देगा, फिर ऑक्सीजन इसको ले जाके फिर ओजोन बन जाएगा। और इस तरह से ग्राउंड लेवल ओजोन के अंदर SCHO और जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट इजीली इवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन को बनाने में काम आ रहे हैं, है ना। तो नॉक्स से NO2 सनलाइट गिरी, सनलाइट इसके अंदर, तो क्या हो गया, ये बेचारा टूट गया, NO प्लस O, राइट, और SCHO आया कि बहन तू मेरे साथ आ जा। ये SCHO ने मिलकर NO को क्या करा, एक वापस NO2 बना दिया इसके अंदर। फिर इसके ऊपर फिर सनलाइट गिरेगी और फिर इस तरह से NO प्लस फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल इतने सारे होंगे, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये भी शादी कर लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बना लेंगे, है ना। इनके यहाँ पर इनका डाइवोर्स हो गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बना लेंगे। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन है ना, बड़ी खतरनाक है। क्या करती है सर, क्या करती क्या है सर, ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ती है बच्चों। ये चेस्ट पेन, कफिंग, थ्रॉट इरिटेशन, कंजेशन, ये सब चीजें इसके अंदर होता है, ठीक है। तरह तरह की बीमारी हो जाती है, सांस की नली वाली बीमारी जो होती है, ठीक है, लंग का फंक्शन जो होती है वो रिड्यूस कर देती है। इसीलिए योगा करा करो बच्चों, योगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कौन कराएगा, मैं योगा, हम कराएंगे, और कौन कराएगा, और कोई है क्या जीवन में, ठीक है, हम कराएंगे आपको योगा, किसी और के ऊपर क्या। 5:30 AM पर होगा, रोज होता है, रोज 6 बजे आपको मैं अपलोड कर देता हूँ 6 AM पर। जो बच्चे लेट उठते हैं वो 6 AM पे कर लें, 7 AM पे कर लें, पर करें जोर जरूर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इट इंटरफेयर विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर लग जाता है ना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जैसे नॉक्स की जगह अपन CO2 लिख देंगे तो वो भी सेम ही तरह की रिएक्शंस वहां पर हो जाएगी। ओजोन डैमेजेस वेजिटेशन इकोसिस्टम बाय इनहेबिटिंग द ability of the plant to open the microscopic pores on their leaves to breathe, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ओजोन बड़ा ही खतरनाक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। आप मॉड्यूलर कोर्सेज के बारे में सोचिए, और 10 सिलेक्शन बेस्ट तो आपको ज्वाइन ही करना है, बिकॉज वो आपको प्रीलिम्स से पार लगवाएगा, ठीक है। अभी तक आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो अभी मौका है आपके पास, इस मौके को मत खो। फिर बाद में तो ठीक है, फिर 1.5 साल तो वापस वेस्ट हो ही जाएगा आपका, ठीक है, नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपका 1.5 साल वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने इस तरह का बैच आपका यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो 1.5 साल वेस्ट ना हो, 1.5 साल को बचाने के लिए, आपके बच्चों को 1.5 साल पहले पैदा करने के लिए, धरती पे लाने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, 10 सिलेक्शन बैच, ठीक है, क्योंकि हर चीज जो होगी वो डिले हो जाएगी फिर 1.5 साल के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।